बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने अंगूठे को हिलाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन गए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। किसी बादशाह के महल में एक बहुत खूबसूरत बाग था। उसने उसकी देखभाल के लिए बहुत से माली मुकर्रर कर रखे थे, लेकिन कुछ अरसे से ऐसा हो रहा था कि रोजाना रात को कोई अजीबोगरीब मखलूक बाग में आती और दरख्तों की शाखें तोड़ देती। बादशाह मालियों से बड़ा नाराज था। माली हर तरह कोशिश कर रहे थे कि उन लोगों को पकड़ा जाए जो बाग को तबाह कर रहे हैं। आखिर बहुत कोशिश के बाद मालियों को पता चला कि आधी रात के करीब 3 हंस बाग में आते हैं, लेकिन सुबह जब पड़ताल की जाती है तो घास पर हंसों की जगह इंसानी पांव के निशान नजर आते हैं। बादशाह ने बाग की रखवाली के लिए चौकीदार रखे, लेकिन अजीब बात थी कि जो ही हंसों के आने का वक्त होता चौकीदारों को नींद आ जाती और अगली सुबह दरख्तों की कई शाखें टूटी हुई होती। उस बादशाह के 3 बेटे थे। बड़े 2 बेटों तो काफी चालाक चौबंद थे, लेकिन छोटा बहुत सुस्त और ढीला ढाला सा था। लोग उसे बेवकूफ समझते थे। बादशाह के बड़े बेटे बाप की परेशानी पर खुद भी परेशान थे और चाहते थे कि किसी तरह बाग उजाड़ने वालों का पता चल जाए। चुनांचे सबसे बड़े शहजादे ने बादशाह से कहा, अब्बा जान, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं उन लोगों का पता चलाऊं जो हमारे बाग को तबाह कर रहे हैं। बादशाह बोला, जरूर जरूर, तुम ये काम नहीं करोगे तो और कौन करेगा। बड़ा शहजादा शाम होते ही बाग में दाखिल हो गया और बादाम के दरख्त के नीचे छुप कर बैठ गया। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो 1 सेकंड के लिए भी आंख बंद नहीं करेगा, लेकिन ऐन उस वक्त जब उसे होशियार होकर बैठना चाहिए था, उसकी आंख लग गई। बाग में आंधी आई और उस आंधी में तीनों हंस उड़ते हुए बाग में उतरे। सुबह जब बादशाह शहजादे का कारनामा देखने के लिए आया तो वो ये देखकर बहुत मायूस हुआ कि शहजादा गहरी नींद सोया हुआ है और उस दरख्त की 3 शाखें टूटी हुई है जिसके नीचे वो लेटा था। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। वो नाराज होकर बोला, अगर तुम मेरे बेटे न होते तो मैं तुम्हारे कान और नाक कटवा कर गधे पर सवार करके तमाम शहर में घुमाता। अगले दिन दूसरे शहजादे ने चोरों को पकड़ने का इरादा किया, लेकिन उसके साथ भी वही कुछ हुआ जो पिछली रात बड़े शहजादे के साथ हुआ था। तीसरे दिन सबसे छोटे शहजादे ने बाग में जाने की इजाजत चाही तो बादशाह ने कहा, तुम तो बिल्कुल ही गए गुजरे हो। तुम्हारे बड़े भाई जो बहुत चालाक और होशियार हैं ये काम ना कर सके, तुम कौन सा तीर मार लोगे। लेकिन जब छोटे शहजादे ने बहुत जिद की तो बादशाह ने इजाजत दे दी और शाम को बाग में वो दाखिल हो गया। वो ये सुन चुका था कि ऐन उसी वक्त जब हंस बाग में दाखिल होते हैं चौकीदारों को नींद आ जाती है। वो नहीं चाहता था कि अपने भाइयों की तरह वो भी सो जाए। उसने चाकू से अपनी उंगली पर जख्म लगाया और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक रख लिया ताकि दर्द की वजह से उसे नींद ना आए। अंधेरा छा गया, फिर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमकने लगा और तमाम बाग चांदनी से जगमगा उठा। फिर हल्की हल्की हवा चलने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज हो गई। शहजादा समझ गया कि अब हंसों के आने का वक्त हो गया है। उसने आसमान की तरफ देखा तो दूर फिजा में 3 छोटे छोटे धब्बे दिखाई दिए जो देखते ही देखते बड़े होते गए और फिर 3 सफेद हंस तेजी लेकिन खामोशी से बाग में उतरे। उनके परों की आवाज भी सुनाई नहीं दी। शहजादा चौकस हो गया और जल्दी से एक झाड़ी में छुप गया। वो ये देखकर हैरान रह गया कि तीनों हंसों ने अपने पर उतारकर उसी झाड़ी के पास रख दिए जहां वो छुपा हुआ था। इन परों के अंदर से 3 खूबसूरत लड़कियां निकलकर घास पर नाचने लगी। उनके सुनहरे बाल चांदनी में बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। शहजादे ने सोचा कि अगर मैंने फुर्ती से काम ना लिया तो ये लड़कियां जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से वापस चली जाएंगी और मैं हाथ मलता रह जाऊंगा। यह भी मुमकिन है कि जाते वक्त ये किसी दरख्त की टहनियां तोड़ जाए, फिर मैं अब्बा जान को क्या मुंह दिखाऊंगा। लोग तो पहले ही मुझे बेवकूफ और सुस्त कहते हैं। यह सोचकर वो बिजली की सी तेजी से झाड़ी में से निकला और झुपट कर एक लड़की के पर उठा ली। जितनी तेजी से उसने पर उठाए उससे ज्यादा फुर्ती के साथ बाकी 2 लड़कियों ने अपने पर उठाकर बाजुओं पर लगाए और हंस बनकर उड़ गए। अब एक ही लड़की बाकी रह गई। वो कांपती हुई शहजादे के पास आई और हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए मेरे पर वापस दे दो। हरगिज नहीं, शहजादा बोला, पहले मुझे ये बताओ कि कौन हो और कहां से आई हो। लड़की ने शहजादे को बताया
मैं एक बादशाह की लड़की हूँ जिसकी सल्तनत यहाँ से बहुत दूर है। ये दोनों लड़कियां जो अभी अभी गई हैं मेरी बड़ी बहनें हैं। हमारे ऊपर किसी दुश्मन ने जादू कर दिया था। वो हमें मजबूर करता था कि हम हंस का भेष बदल कर यहाँ आए और उस खूबसूरत बाग के किसी दरख्त की एक एक शाख तोड़ कर ले जाए। शहजादा बोला, लेकिन अब तो तुम ऐसा नहीं कर सकोगी। अब मैं तुम्हें अपने बाप का खूबसूरत बाग हरगिज़ उजाड़ने नहीं दूंगा। लड़की ने कहा, अब इसकी जरूरत नहीं रही। जादूगर ने कहा था कि जब तुम्हारे पैरों को किसी इंसान का हाथ लगेगा तो तुम्हारे ऊपर से जादू का असर खत्म हो जाएगा। लड़की शहजादे से बातें कर रही थी और शहजादा उसे गौर से देख रहा था। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि शहजादे ने फैसला कर लिया कि वो शादी करेगा तो इसी से। शहजादे ने लड़की को अपने बाप के महल और उसकी सल्तनत के किस्से सुना, अपने भाइयों के मुतालिक बताया और फिर आखिर में कहा, अगर तुम मेरे साथ शादी कर लो तो हमारी जिंदगी बड़ी ही खुश और खुर्रम गुजरेगी। शहजादी बोली, अफसोस, अभी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? शहजादे ने कहा, इसलिए कि पहले मुझे हंस की सूरत में वापस अपने देश में पहुंचना है। शहजादा बोला, वो तो तुम उस वक्त तक नहीं पहुंच सकती जब तक मैं तुम्हारे पर वापस नहीं करता। ना ना, शहजादी बोली, ऐसा जुल्म न करना। इस तरह तो हम हंसी खुशी जिंदगी न गुजार सकेंगे। अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की तो जब भी मेरा दिल चाहेगा तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को छोड़कर चली जाऊंगी। शहजादा बोला, तो फिर कोई ऐसा तरीका बताओ कि तुम हमेशा मेरे साथ रह सको। शहजादी ने कहा, इस वक्त तो मुझे अपने घर जाना है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे तलाश करना पड़ेगा। मेरे बाप का मुल्क दुनिया के उस पार है और उसका नाम है कहकशां। मैं तुम्हें अपने बाप के महल ही में मिलूंगी, लेकिन याद रखना कि मुल्क कहकशां को जो सड़क जाती है वो बहुत लंबी और रुकावटों से पुर है। इस मुल्क का रास्ता तलाश करना इतना आसान नहीं है। शहजादे ने कहा, कोई अता पता तो बताओ। शहजादी बोली, चांद से परे, सूरज से भी परे, उस जगह से भी परे जहां से हवाएं और आंधियां आती हैं, मेरा मुल्क है। यह कहते हुए शहजादी जरा पीछे को हटी। शहजादा बेध्यान हो गया था। लड़की ने जल्दी से अपने पर बाजुओं पर लगाए और पलक झपकते में हंस बनकर उड़ गई। सुबह को बादशाह छोटे शहजादे की खैर खबर लेने आया तो वो ये देखकर बहुत खुश हुआ कि दरख्तों की कोई शाख भी टूटी हुई नहीं है। वो काम जो समझदार और तेज तरार शहजादे न कर सके थे, छोटे और सुस्त शहजादे ने कर दिखाया था। बादशाह ने शहजादे की बहुत तारीफ की और उसे बहुत सा इनाम दिया, लेकिन शहजादा तो शहजादी के गम में उदास था। उसने बादशाह से कहा, अब्बा जान, मैं एक शहजादी की तलाश में जा रहा हूँ जिससे मैं शादी करूंगा। बादशाह ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, लेकिन शहजादा ना माना और सफर पर चल खड़ा हुआ। जिस घोड़े पर वो सवार था वो बहुत तेज रफ्तार था, लेकिन शहजादा इस कदर बेचैन था कि उसे घोड़े की रफ्तार सुस्त मालूम हो रही थी। 7 रोज के बाद आखिर वो ऐसे इलाके से गुजरा जहां दूर दूर तक आबादी न थी। हर तरफ पत्थर और चट्टानें थी। अब उसे कुछ उम्मीद हुई कि शायद शहजादी ऐसे ही किसी इलाके में रहती हो। दिन गुजरते गए और उसे पत्थरों, चट्टानों और खुले आसमान के अलावा और कुछ नजर न आया। वो अपने ख्यालों में गुम चला जा रहा था कि दूर कुछ फासले पर 3 जिन नजर आए जो खंजर निकाले एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे। शहजादा उनके पास गया और दरियाफ्त किया, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? उनमें से एक बड़ा जिन बोला, हम तीनों भाई हैं। हमारा बाप हमारे लिए कुछ जायदाद छोड़ गया है, उसकी तकसीम के सिलसिले में हम झगड़ रहे हैं। शहजादे ने पूछा, क्या जायदाद छोड़ी है तुम्हारे बाप ने? इस पर जिन्नों ने उसे बताया कि उनका वालिद जूतों का एक जोड़ा छोड़ गया है जिनको पहनकर इंसान एक कदम में 7 मील का फासला तय कर सकता है। एक चादर है जिसे ओढ़ने वाला दूसरों की नजरों से ओझल हो जाता है। एक टोपी है जिसके पीछे एक पर लगा है। अगर टोपी के पर वाला रुख बदल कर आगे कर दिया जाए तो इस जोर से आवाज पैदा होती है कि जैसे बिजली कड़क रही हो। शहजादा कुछ देर गौर करके बोला, इन चीजों को तकसीम न करो, बल्कि तुम में से जो सबसे ज्यादा इनका हकदार हो वो ये तीनों चीजें ले ले। लाओ, ये मुझे दे दो, और जब मैं 1 2 3 कहूं तो तुम तीनों भागो। और वो जो सामने पहाड़ नजर आ रहा है उसकी चोटी का पत्थर जो सबसे पहले उखाड़ कर लाएगा वो ये खुशकिस्मत तीनों चीजें ले लेगा। जिन्होंने उसकी ये तजवीज़ मान ली और जब उसने 1 2 3 कहा तो तीनों दौड़ पड़े। जो ही उन्होंने दौड़ना शुरू किया, शहजादे ने फौरन जूते पहने, चादर ओढ़ी और टोपी सर पर रखकर गायब हो गया। अब उसका काम आसान हो गया था। उसे अब घोड़े की जरूरत न रही थी। उसका एक कदम 7 मील का था। वो चलता गया, अजीब अजीब इलाके आते गए। शाम तक वो एक दलदली इलाके में पहुंच गया। अंधेरे की वजह से अब आगे जाना मुमकिन न था।
वो रात काटने के लिए वहीं रुक गया। सोने से पहले उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो दूर जंगल में रोशनी सी नजर आई। वो उसी तरफ चल दिया। ये रोशनी एक झोपड़ी में से आ रही थी। शहजादा उस झोपड़ी में दाखिल हो गया। अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। शहजादे ने उससे झोपड़ी में ठहरने की इजाजत मांगी तो वो बोली, मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए इजाजत तो दे दूं, लेकिन मेरा बेटा बहुत सख्त है और उसके चेहरे से रोशनी निकलती है। अगर उसकी रोशनी तुम पर पड़ गई तो अच्छी बात ना होगी। लेकिन शहजादे ने इतनी जिद की कि बुढ़िया ने मजबूर होकर उसे इजाजत दे दी। शहजादे की अभी आंख भी न लगी थी कि उसका बेटा वापस आ गया और आते ही पूछने लगा, तुम कौन हो? शहजादा बोला कि ए भाई, मैं मुल्क कहकशा जाना चाहता हूँ। अगर तुमको उसके बारे में पता है या उसका रास्ता जानते हो तो मुझे बता दो। वो बोला, कहकशा को जाने वाला रास्ता यहाँ से बहुत दूर है। तुम्हें अभी एक दिन और एक रात और चलना होगा, फिर किसी से पूछना। शहजादा चलता गया। शाम के करीब वो फिर एक जंगल में पहुंचा। यहाँ भी उसे एक झोपड़ी नजर आई। वो झोपड़ी में दाखिल हुआ। झोपड़ी में एक बुढ़िया बैठी थी। उसने बुढ़िया से रात गुजारने की इजाजत चाही। वो बोली, मेरा एक बेटा है और वो बहुत सख्त है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो अच्छा ना होगा। लेकिन शहजादे ने जिद की तो उस बुढ़िया ने भी उसे रात बसर करने की इजाजत दे दी। थोड़ी देर बाद उसका बेटा भी आ गया और उसने शहजादे से वही सवाल किया, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? वो बोला, ए भाई, मैं मुल्क कहकशा जाना चाहता हूँ। तुमने जरूर ये मुल्क देखा या सुना होगा। उसके बारे में या उसका रास्ता जानते हो तो मुझे बता दो। उसने कहा, मैंने ये मुल्क कभी नहीं देखा। तुम अभी और आगे जाओ, फिर किसी से पूछ लेना। शहजादा बेचारा उदास हो गया। वो बहुत थक चुका था, लेकिन शहजादी की याद उसके दिल से न जाती थी। वो फिर आगे चल दिया। रात को उसे एक बुढ़िया मिली। ये बुढ़िया पहली दो बुढ़ियों से भी ज्यादा रहमदिल थी। उसने शहजादे को बताया कि मेरी 7 बेटियां हैं और ये 7 वो हवाएं हैं जो दुनिया में घूमती फिरती हैं। तुम जरा इंतजार करो, शायद उनमें से किसी को कहकशा का पता मालूम हो। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया की 6 बेटियां घर में दाखिल हुई तो शहजादे ने उनसे कहा, ए हवाओं, तुम सारी दुनिया में घूमती फिरती हो, मुझे कहकशा का पता तो बताओ। लेकिन उनमें से कोई भी शहजादे की मदद न कर सकी। अब तो शहजादे का दिल टूट गया और वो रोने लगा। बुढ़िया ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो बोली, हौसला न हारो, अभी तो मेरी 6 बेटियां ही आई हैं। 7वीं जो सबसे ज्यादा तेज है और जिसे तूफान कहते हैं, अभी आने वाली है। जरा इंतजार करो, शायद वो कुछ बता सके। इतने में बुढ़िया की 7वीं बेटी भी आ गई। जो ही वो झोपड़ी में दाखिल हुई, शहजादे ने उससे कहा, खुदा के लिए मुझे मुल्क कहकशा का पता बता दो। हवा बोली, मैं तो वहीं से आ रही हूँ। वो इतनी दूर है कि तुम्हारा वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन पहले मुझे ये तो बताओ, तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? शहजादे ने सारी कहानी सुनाई तो हवा अफसोस करते हुए बोली, अगर तुम वहां पहुंच भी गए तो कोई फायदा ना होगा। उस शहजादी की तो कल दोपहर को शादी हो रही है। मैं आज सारा दिन महल की छत पर शहजादी की शादी के कपड़े सुखाती रही हूँ। शहजादा बोला, तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। शहजादी की शादी के तमाम कपड़े उड़ाकर कीचड़ में फेंक दो, इस तरह शादी रुक जाएगी। हवा ने कहा, यह तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलो। अगर मैं शादी रुकवाने में कामयाब हो गई तो फिर तुम्हें वहां मौजूद होना चाहिए। शहजादी इस शादी से खुश नहीं। मैंने देखा था वो बहुत उदास थी। हवा ने शहजादे को अपने साथ उड़ाना चाहा तो वो हंस पड़ा और बोला, मेरे ये बूट देखे हैं तुमने? मेरा एक कदम 7 मील का है, तुम मेरी फिक्र न करो। और वाकई ऐसा ही हुआ। शहजादा हवा से मीलों आगे था और हवा को उसका साथ देने के लिए बहुत तेज चलना पड़ रहा था। आखिर तंग आकर हवा ने कहा, देखो शहजादे, तुम शायद ये नहीं जानते कि अगर मैं ज्यादा तेज चलूं तो दुनिया में तबाही आ जाती है। दरख्त जड़ों से उखड़ जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, मकानात गिर जाते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि जरा आस्ता चलो। अब उनकी रफ्तार पहले से कुछ कम हो गई थी। वो एक बहुत बड़े सहरा से गुजर रहे थे। हर तरफ रेत के तोदे उड़ते फिरते थे। उससे आगे ऐसा इलाका आया जहां धुंध छाई हुई थी। ऐसे पहाड़ आ गए जिन पर सदियों से बर्फ जमी हुई थी। पहाड़ों का यही सिलसिला मुल्क के कहकशा की सरहद था। इन पहाड़ों को अबूर करते ही वो महल नजर आने लगा जहां शहजादी की शादी की तैयारियां हो रही थी। हवा ने अपना वादा पूरा किया और इतने जोर से चली कि तमाम झंडियां, झाड़, फानूस और कनाते टूट फूट गई। शादी के कपड़े उड़ उड़ कर पानी और कीचड़ में जा गिरे। हर तरफ आफत सी मच गई और शादी मुलतवी कर दी गई। शहजादे ने जादू की चादर ओढ़ ली। अब उसे कोई नहीं देख सकता था। वो उस कमरे में गया जहां शहजादी उदास और गमगीन बैठी आंसू बहा रही थी। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी समझ में ना आता था कि क्या करे। वो कमरे में पड़ी हुई मेज पर बैठ गया।
उसे सख्त भूख लगी थी। खुशकिस्मती से मेज पर एक केक और छुरी पड़ी थी और ठंडे पानी की एक बोतल भी रखी थी। उसने केक काटकर खाना शुरू किया और बोतल को हाथ लगाकर पानी पिया। वो ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि काटने के बावजूद केक वैसे का वैसा ही रहा। पानी पीने के बाद भी बोतल उसी तरह भरी रही। जब उसका पेट भर गया तो वो इत्मीनान से शहजादी के पास आ बैठा और बोला, हुजूर मैं आ गया हूँ। शहजादी आवाज सुनकर डर के चीखी तो महल का चौकीदार भागा आया। शहजादे ने अपनी टोपी का रुख बदल लिया और पर वाला हिस्सा सामने कर लिया। एकदम महल आसमानी बिजली की आवाजों से गूंज उठा। तमाम चौकीदार और मुहाफिज भागे चले आए। बादशाह और मलिका भी आ गए। बादशाह ने कहा, तुम जो कोई भी हो हमें बताओ क्या चाहते हो। शहजादा बोला, मैं शहजादी से शादी करना चाहता हूँ। शहजादी ने बादशाह से कहा कि ये शख्स जो दिखाई नहीं देता जिन्नों के मुल्क का शहजादा है। अगर आपने इसके साथ शादी न की तो ये आपके मुल्क को तबाह कर देगा। बादशाह डर गया और उसने अपने वजीरों से मशवरा करके शहजादे की बात मान ली। शहजादी और शहजादे की शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई। 3 दिन खूब जश्न रहा। शादी की तमाम रस्में पूरी हुई, लेकिन इस दौरान शहजादे ने चादर ओढ़े रखी और सबकी नजरों से ओझल रहा। चौथे दिन शहजादे ने दीवार पर लटकी हुई एक तलवार उतारी। उसके दस्ते पर पहले अपना नाम लिखा और फिर यह लिखा कि वो कौन है और कहाँ से आया है। उसने अपना सारा पता लिखा और ये सब कुछ लिखकर उसने तलवार दीवार पर लटका दी। फिर जादू के बूट पहने, केक और पानी की बोतल साथ ली और वापस चल खड़ा हुआ। रास्ते में एक ऐसा मुल्क आया जहाँ कहत पड़ा हुआ था। लोग इतने कमजोर हो गए थे कि उनकी हड्डियां निकल आई थी और कहत बहुत सख्त था और वो हड्डियों के पिंजरे नजर आ रहे थे। शहजादे ने जादू का केक उन्हें दे दिया और वो खाते गए, लेकिन केक वैसे का वैसा ही रहा। उसके बदले में उसने लोगों से वादा लिया कि अगर कभी कोई शहजादी अपने बच्चे के साथ इधर से गुजरे तो उसकी खूब आवभगत करें और फिर उसे अगले मुल्क की सरहद पर छोड़ा। उसके बाद शहजादा एक ऐसे मुल्क में दाखिल हुआ जहां बरसों से बारिश न हुई थी। कुएं और दरिया सब सूख गए थे। लोग पानी की बूंद को तरस रहे थे और प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे थे। शहजादे ने पानी की बोतल उन लोगों को दे दी। उन्होंने खूब जी भर के पानी पिया, लेकिन बोतल वैसे की वैसी ही रही। यहाँ भी उसने लोगों से वादा लिया कि अगर कभी कोई शहजादी अपने बच्चे के साथ इधर से गुजरे तो उसकी पूरी मदद की जाए और अगले मुल्क की सरहद तक छोड़ाएं। उधर शहजादे के जाने के बाद शहजादी बहुत उदास हो गई थी। उसका किसी काम में दिल न लगता था। अगले मौसम बहार में उसके यहाँ एक खूबसूरत शहजादा पैदा हुआ। वो बहुत ही हसीन था। सुनहरी बाल, नीली आंखें और गुलाबी रंगत। लड़का बड़ा होकर निहायत तंदुरुस्त और सेहतमंद निकला। जब वो 6 साल का हुआ तो एक दिन उसने माँ से जिद की कि दीवार पर लटकी हुई तलवार उसे दिखाई जाए। शहजादी ने तलवार उतारी तो उसकी नजर तलवार के दस्ते पर लिखी हुई तहरीर पर पड़ गई। ये देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा कि शहजादा अपना पूरा पता तलवार के दस्ते पर लिख गया है। ये तो वही शहजादा था जिसके बाप के बाग में शहजादी हंस बनकर जाया करती थी। शहजादी ने अपने लड़के से कहा, चलो बेटा, अब हम तुम्हारे अब्बू की तलाश में निकलते हैं। अगले ही दिन वो रवाना हो गए। उसके साथ एक फौजी दस्ता, बेशुमार नौकर चाकर और सामान से लदी हुई गाड़ियां थी। जब वो उस मुल्क में पहुंचे जहां के लोगों को शहजादे ने केक दिया था तो उन्हें शहजादे से किया हुआ वादा याद आ गया और उन्होंने शहजादी और उसके बेटे का शानदार इस्तकबाल किया। फिर वो शहजादी और उसके साथियों को दूसरे मुल्क की सरहद तक छोड़ा। यह मुल्क वो था जिसके बाशिंदों को शहजादे ने पानी की बोतल दी थी। यहाँ भी शहजादी और उसके साथियों की खूब आवभगत हुई। ये लोग भी शहजादी को अगले मुल्क की सरहद तक हिफाजत से पहुंचाए। एक दिन का सफर करने के बाद शहजादी शहजादे के शहर के नजदीक पहुंच गई, लेकिन वो शहर में दाखिल नहीं हुई, बल्कि उससे कुछ फासले पर एक खुले मैदान में रुक गई। मैदान में खेमे लगा दिए गए, कालीन बिछा दिए गए और तमाम कीमती और खूबसूरत सामान जो शहजादी साथ लाई थी सजा दिया गया। फिर शहजादी ने बादशाह को पैगाम भिजवाया कि मैं मुल्क के कशा की शहजादी हूँ और आपकी बहू बनना चाहती हूँ। मेहरबानी फरमाकर अपने बेटों को बारी बारी मेरे पास भेजे ताकि मैं उनमें से एक को चुन लूँ। सबसे पहले बड़ा शहजादा बन सवर कर निकला और घोड़े पर सवार होकर शहजादी से मिलने गया। शहजादी के बेटे ने पूछा, अम्मी क्या ये मेरे अब्बू हैं? शहजादी बोली, नहीं बेटे, ये तुम्हारे अब्बू नहीं हैं। बड़ा शहजादा वापस चला गया तो दूसरा शहजादा किस्मत आजमाने आया। उससे देखकर भी लड़के ने वही सवाल किया। शहजादी ने जवाब दिया कि बेटे, ये भी तुम्हारे अब्बू नहीं हैं। सबसे आखिर में छोटा शहजादा घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। शहजादी ने खेमे के अंदर से ही उसे पहचान लिया और लड़के को बताया कि बेटे, यही तुम्हारे अब्बू हैं।
लड़का भागकर खेमे से बाहर निकला और अपने बाप से लिपट गया। खुशी के मारे शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। तीनों देर तक बातें करते रहे और जब एक दूसरे को सारा किस्सा सुना चुके तो शहजादा उनको लेकर अपने महल में आ गया। उसके भाई ये देखकर बहुत हैरान हुए कि ये सुस्त और नालायक लड़का शहजादी को कैसे पसंद आ गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शहजादी को हासिल करने के लिए उसने कैसी कैसी मुसीबतें बर्दाश्त की थी। शहजादी और शहजादा वहां ज्यादा दिनों नहीं रुके, फौरन ही कहकशा की तरफ चल पड़े, जहां शहजादे ने बहुत अरसे तक हुकूमत की और शायद आज भी वहां उसी की नस्ल हुकूमत कर रही हो। लेकिन हमें इस बात का ठीक पता नहीं चल सकता, क्योंकि कहकशा तक जाना आसान नहीं। यूं ही ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय से हमें आगाह करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।